तो पार्ट 14 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। दोही को जूसियोक से 2 साल पहले मेरे ग्रुप में हुई बहुत बड़े फ्रॉड के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में वो दोनों ही इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। नोसुक के खिलाफ कोई पक्के सबूत न होने की वजह से उस पर कोई लीगल एक्शन भी नहीं लिया जा सकता। जिसके बाद दोही पुलिस स्टेशन जाती है, पर पुलिस को तो किलर मिला ही नहीं था। इसीलिए दोही अब खुद शिकार बनने का डिसाइड करती है ताकि किलर दोही को मारने के लिए बाहर निकले और तभी उस किलर को पकड़ा जा सकता है, जिसे पकड़ने के बाद असली मास्टरमाइंड का पता चल जाएगा। तो उसके बाद दोही जाती है अपने ब्लाइंड डेट से मिलने के लिए, जो कि था प्रोसिक्यूटर चोई, जो आते ही दोही के साथ फ्लर्ट शुरू कर देता है, जो गुआन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, स्पेशली उसकी हरकतें। तो दोनों अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। चोई गुआन के बारे में पूछता है तो दोही बताती कि ये मेरा बॉडीगार्ड है। चोई कहता है हाँ ये तो मैं समझ सकता हूँ कि आप जैसे अपर क्लास वाले लोग बिना बॉडीगार्ड्स के कहीं नहीं जाते। तो दोही उसे पिछली बार की डेट के लिए सॉरी कहती है कि थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैं आपसे नहीं मिल पाई थी। इस पर चोई कहता है कि कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही तो होता है, और अभी तो आपकी वैल्यू भी बढ़ चुकी है। दोही पूछती क्या वैल्यू? चोई कहता है कि वो आप मेरे ग्रुप की अगली चेयरवुमन बनने वाली हो, इसीलिए हमारा नाम मिलना एक तरीके से अच्छा ही हुआ। दोही कहती हाँ सही बात है। तो चोई कहता है कि मैंने स्टीक और वाइन ऑर्डर कर दिया है, आपको वाइन और स्टीक पसंद है ना? और थोड़ा चीजी लाइन मारते हुए कहता है कि आप तो मुझे भी पसंद करती हो ना। ये बोलकर वो खुद ही हंस देता है, तो दोही भी हंस देती है, और वो कर भी क्या सकती थी। देन कहती कि आप तो एक प्रोसिक्यूटर हो ना। अगेन ये चोई चीजी लाइन मारते हुए कहता है कि जरा संभल कर रहिएगा, मेरे दिल को चुराने के क्राइम में मैं आपको जेल भी भेज सकता हूँ। अब उसकी ये सारी बकवास बातें सुन दोही के साथ गुआन भी पक जाता है। वहीं दोही तो उसे कुछ भी कह नहीं सकती थी, बट अंदर से तो शी वाज लाइक कोई तो आकर इसका मुंह बंद करा दो। तभी खाना भी आ जाता है। चोई ने काफी सारे डिशेस भी ऑर्डर किए थे, जो सब देख दोही हैरान थी, पर ये चोई तो बकर बकर करे ही जा रहा था। कहता है हम कोरियंस खाना बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए मैंने इतना सब कुछ ऑर्डर किया। फिर तो वो वाइन लेकर अच्छे से मिक्स करने के बाद स्मेल करने लग जाता है। फिर वाइन को पीने के बाद उसी से ही गार्गल करने लग जाता है, जिसकी ये सारी हरकतें दोही और गुआन से तो देखी नहीं जा रही थी। दोही को तो वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था, वहीं गुआन भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर चोई वाइन दोही को सर्व करने के लिए कहता है, लेकिन अब तो दोही का मूड ही चला गया था, इसीलिए बहाना मारते हुए कहती कि मैं दिन में नहीं पीती। इस पर भी ये जो एक चीजी लाइन फेंक कर मारता है, फिर तो हमें सनसेट के बाद मिलना चाहिए, जो सुनकर दोही को जबरदस्ती का हंसना पड़ता है। फिर चोई कहता है कि मैंने इस रेस्टोरेंट का स्पेशल लॉबस्टर मंगाया है, जिसके बाद चोई तो इस लॉबस्टर को खाने का भी तरीका बताने लगता है। वही सेम वाइन की तरह अपना फेस लॉबस्टर के करीब ले जाकर स्मेल करने लग जाता है, और दोही को बता भी रहा होता है खाने से पहले इसकी खुशबू को नाक के अंदर पहुंचाना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए वो तो कुछ ज्यादा ही फील लेकर लॉबस्टर को स्मेल करे जा रहा था, और उसकी ये सारी हरकतें अब गुआन से देखा नहीं जा रहा था। इसीलिए वो दोही का हाथ होल्ड करता है और उस लॉबस्टर के पंजे से चोई के मुंह को ही बंद कर देता है, जिससे हटाने के लिए चोई जाता है वॉशरूम में। तो दोही गुआन से पूछती कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? गुआन कहता है इसकी हरकतें मुझसे देखी नहीं जाती, इसलिए इसका मुंह बंद कर दिया। इस पर दोही तो उसे इस मैटर से बाहर ही रहने के लिए कहती है। थोड़ी देर में चोई आता है। लॉबस्टर के काटने की वजह से उसके तो होठ ही फूल गए थे, पर फिर भी इसकी एटीट्यूड कम नहीं होती। तो दोही अब सीधे मुद्दे की बात करते हुए पूछती है कि आज दोपहर को तुम क्या करने वाले हो? चोई कहता है कि मेरा कोर्ट में एक ट्रायल है, उसके बाद मैं फ्री हूँ। पूछता है क्या कुछ काम था? दोही कहती है हमें अपना मैरिज रजिस्टर कराने जाना होगा आज ही दोपहर को। जो सुन गुआन के साथ तो चोई भी शॉक्ड हो जाता है। देन ये लोग यहाँ से बाहर जाते हैं। चोई दोही से हैंडशेक करते हुए कहता है कि मुझे बिलीव नहीं होता कि 2 घंटे बाद हमारी शादी होने वाली है। दोही कहती है हाँ मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा। चोई कहता है कि फिर मिलते हैं 2 घंटे बाद मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में। दोही चली जाती है, पर गुआन को तो अभी बिलीव नहीं हो रहा था कि दोही इससे शादी करने जा रही है। देन गुआन उसके पीछे जाकर उससे पूछता है कि क्या तुम सच में इस नमूने से शादी करने जा रही हो? दोही कहती है वो कोई नमूना नहीं बल्कि एक इज्जतदार प्रोसिक्यूटर है, और वो मेरी हेल्प कर सकता है मैडम जू को इंसाफ दिलाने में। गुआन कहता है पर फिर भी तुम इससे कैसे शादी कर सकती हो? तो दोही उसे साफ कह देती है कि इससे तुम्हें क्या, मैं किसी से भी शादी करूं। ये कहकर वो कार में बैठ जाती है और कहती है कि वैसे भी ये असली शादी नहीं होने वाली है। गुआन भी कार में आकर बैठ जाता है। दोही मिशन को कॉल करके बता रही होती है कल शादी की तैयारी करने के लिए, जहाँ पर वो एक फॉर्मल वेडिंग सेरेमनी करना चाहती है। तो वो कल मीडिया वालों को भी बुलाने को कहती है, जहाँ आप और गुआन हमारी शादी के विटनेस होंगे। जो सुन गुआन कहता है कि किसने कहा कि मैं विटनेस बनूंगा, पर दोही उसकी बात को इग्नोर करते हुए मिशन से उसके लिए शादी की ड्रेस, जो कि फैंसी और फोटोज के लिए अच्छी हो, ऐसी ड्रेस लेकर आने के लिए कहती है, और बताती है कि वेडिंग रिंग तो मैडम जू का दिया हुआ मेरे पास है ही, तो बस अब बाकी सबका इंतजाम करिए। रिंग देकर दोही को मैडम जू की याद आती है, इसीलिए उसका चेहरा उतर जाता है, वो थोड़ी सैड हो जाती है। जिससे देख गुआन कहता है कि मैं तुम्हारे इस चेहरे को झेल नहीं सकता, तुम चाहे किसी से भी शादी करो या डिवोर्स लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस अपना सैड फेस लेकर मेरे सामने मत आना। दोही कहती है तुम कौन होती हो मुझे ये बताने वाली कि मैं कैसा फेस बनाऊं? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मत देखो। जोसन गुआन कहता है ठीक है फिर नहीं देखूंगा। ये कहकर कार बीच रास्ते में रोकता है, दोही का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि उस किलर को पकड़ने के बाद मुझे तुम्हें देखना नहीं पड़ेगा ना? तो ठीक है चलो उस किलर को पकड़ते हैं। सीन कट होता है और हमें माफिया गैंग को दिखाया जाता है, जहाँ गुआन से सबकी धुलाई के बाद हालत खराब थी, इसीलिए बॉस सभी को यहाँ से अभी जाने के लिए कह देता है। लेकिन तभी वहाँ पर गुआन दोही को लेकर पहुँच जाता है, जिसे देख बॉस तो डरते हुए उससे पूछने लग जाता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दोही भी गुआन से पूछती क्या कर यहाँ से क्या पता चलेगा? गुआन कहता है कि तुम्हें तो कहा था कि एक बुरा आदमी ही सिर्फ बुरे आदमी को पहचान सकता है। ये बोलकर वो किलर का स्केच ले आता है और बॉस से कहता है कि इसे अभी ढूंढ कर लेकर आओ। बॉस तो गुस्से में उसकी और बॉटल फेंक देता है और कहता है कि तुमने क्या हमारे वाइल्ड डॉग गैंग को मजाक समझ रखा है? जो तुम्हारे
कहने पर मैं काम करूंगा। ये बोलकर वो दोबारा गोवन की ओर एक बोतल फेंकता है जिसे गोवन डॉज कर जाता है, पर इससे गोवन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर से स्पून हवा में उड़ा लेता है और गैंग बॉस की ओर पॉइंट करते हुए कहता है कि तुमने जब से मेरे सर पे मारा है तब से ही मेरी लाइफ मेस बन चुकी है, इसलिए तुम्हें अपनी गलती की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। ये बोलकर वो एक एक चीज उठाकर माफिया बॉस की ओर फेंकने लग जाता है, जिससे उसे चोट भी लगती है, मगर ये सब देखकर दोही उसे रोकने के लिए कहती है, लेकिन गोवन कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, इसको सजा मिलकर ही रहेगी। ये बोलकर गोवन तो टेबल में पड़ी सारी चीजें हवा में उठा लेता है, चाकू छुरी जो भी था, और उन्हें माफिया बॉस की ओर पॉइंट कर देता है। जो सब देखकर दोही तो घबरा जाते हैं, उसे रोकने के लिए कहती है कि वो इन सब से मर भी सकता है, लेकिन गोवन तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसीलिए दोही अपना हाथ जल्दी से छुड़ा लेती है, जिससे वो सारी चीजें माफिया बॉस के सामने जाकर रुक जाती है और वो बाल बाल बच जाता है। पर गोवन का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो दोही से कहता है कि अपना हाथ दो, लेकिन दोही मना कर रही होती है। गोवन कहता है मेरे रास्ते में मत आओ, लेकिन दोही अपना हाथ पीछे कर लेती है। मौका देकर माफिया बॉस भाग जाता है। गोवन अगेन उसे गुस्से में कहता है कि मैंने कहा ना मेरे रास्ते में मत आओ। दोही पूछती कि अचानक तुम्हें क्या हुआ, इतना गुस्सा तुम्हें किस बात का है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। गोवन कहता है तुम्हें मेरी प्रॉब्लम जाननी है तो वो प्रॉब्लम हो तुम। जब से मेरी जिंदगी में आई हो मेरी लाइफ एक मेस बन चुकी है। तुमसे मिलने से पहले मेरी लाइफ एकदम परफेक्ट चल रही थी, पर तुमसे मिलने के बाद ही मेरे साथ ये सब हो रहा है। अच्छा होता अगर मैं तुमसे नहीं मिला होता। अब उसकी ये बात सुनकर दोही सैड होती है तो उसे कहती है ठीक है सब कुछ खत्म करते हैं, अब से तुम मेरे बॉडीगार्ड नहीं हो। तो गोवन भी गुस्से में उसे कह देता है कि ठीक है आज से ये बॉडीगार्ड का ड्रामा खत्म, ये कहकर निकल जाता है। दोही भी बाहर आती है पर वो काफी सैड लग रही थी। ये दोनों ही अपने अपने रास्ते जाते हुए साथ बिताए मेमोरीज को याद करते हैं। कुछ देर बाद दोही को पिक करने के लिए मिस शिन आती है जो उसे घर छोड़ने के लिए जाती है, और दोही काफी अपसेट होती है। वहीं देर गोवन का भी दोही के बारे में सोचते हुए कहीं पर भी ध्यान नहीं लगता। मिस शिन दोही को उसके अपार्टमेंट तक छोड़ देती है, चली जाती है। दोही लिफ्ट के अंदर जाती है, तभी हम किलर को देखते हैं जो उसे अंदर जाते हुए देख रहा था, और आज उसके लिए अच्छा मौका है दोही को मारने का। इधर गोवन दोही से झगड़ कर तो आ गया, लेकिन उसके दिमाग से दोही की फिक्र नहीं जा रही थी कि वो सेफली घर पहुंची होगी या नहीं। वहीं इधर दोही प्रोसिक्यूटर जॉय को मैसेज करती है, आज नहीं आ पाने के लिए सॉरी कहती है और कल मिलेगी कहती है, लेकिन तभी उसे अपने हॉल से म्यूजिक बजने की आवाज सुनाई देती है। इसका साउंड बढ़ ही जा रहा था और ये सुनकर दोही तो काफी ज्यादा घबरा जाती है, इसलिए वो अपनी स्टन गन उठा लेती है और दरवाजा खोलकर बाहर चेक करने के लिए आती है, जहाँ बाहर आते ही उसे किलर बेहोश कर देता है। दोही की जैसे ही आंखें खुलती है तो वो अपने आप को बिल्डिंग के एकदम टॉप फ्लोर से नीचे झूलते हुए एक पर्दे में लिपटी हुई पाती है, जिससे वो तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वो हेल्प के लिए चिल्लाने लग जाती है, तभी ऊपर से किलर एक पर्दे को काट देता है और दूसरे को थोड़ा सा काट कर चला जाता है, जिससे वो पर्दा धीरे धीरे अपने आप फटने लग जाता है। एक टाइम पर वो पर्दा कट जाता है, दोही गिरने वाली होती है, पर तभी रेलिंग को टपककर गोवन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। गोवन को देखकर दोही तो रो ही पड़ती है, उसका नाम लेकर बुलाती है। दोनों एक दूसरे की ओर देखने लग जाते हैं। इसी के साथ पार्ट 14 का एंड यहीं पर होता है। कहानी आगे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आगे की एपिसोड्स आपसे मिस ना हो। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।